कि ये महिला बताएं अभी कि हमें तीनों प्रकार से शोषण किया गया, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक, तीनों प्रकार से शोषण किया गया। सर मेरे मोबाइल में मेरा सारा प्रूफ था, पर उन्होंने वो मोबाइल भी मेरा तोड़ दिया ताकि मैं प्रूफ को सामने नहीं ला सकूं। के ऊपर एफआईआर चल रहा है, मामला चल रहा है और इधर डीएसपी साहब चैम्बर में सभी को बुला करके मेरे जैसे व्यक्ति को भी। दोस्त मैं संजीत कुमार और आप सब देख रहे हैं पूछता है जनता संजीत के साथ। दोस्तों अभी मेरी मौजूदगी बेनी पट्टी में है। आप लोगों को आए दिन देखने के लिए मिलता होगा महिलाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में। यहाँ पर जो मामला है, कहते हैं कि यहाँ का दबंगगिरी जो है वो चल रहा है। आइए जानते हैं कि क्या समस्या है, क्या कारण है। क्या नाम हुआ आपका? रेखा कुमारी। अब शुरुआती से बताइए कि घटना शुरू कहाँ से हुआ, आप लोगों को जो लव स्टोरी है चालू कहाँ से हुआ? सर ये करीब 2 साल पहले मेरा दरभंगा में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था अपना कोर्ट कचहरी का, तो उसी के विषय में मैं ये पप्पू झा से किसी के द्वारा मिली, जो कि जिन्होंने बताया कि उनकी पहुंच है थाना पुलिस कोर्ट तक। तो मैं इनसे मिली, ये मेरी उसमें पैरवी भी कर रहे थे, लेकिन सर ये मुझे वहाँ पर भी फंसा दिए। फंसाने के बाद ये मुझे धीरे धीरे शादी का झांसा दे के मुझे इस्तेमाल करने लगे, और इनसे बात बंद करने पर ये मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करते, कभी हाथ काट लेते, कभी बोलते मैं मर जाऊंगा। और जब इनसे पूरी तरह बात बंद हो जाती तो फिर ये मुझे अपहरण करवाने की धमकी देते कि तुम्हें अपहरण करवा के नेपाल में बोरी में बंद करवा के फिकवा दूंगा। ये डायरेक्ट इसका कुछ, आपको अगर धमकी देता है तो इसका कुछ प्रूफ्ड होगा? सर मैं आपके मुंह से बोल देने से तो ऐसा नहीं होता है। सर मेरे मोबाइल में मेरा सारा प्रूफ था, पर उन्होंने वो मोबाइल भी मेरा तोड़ दिया ताकि मैं प्रूफ को सामने नहीं ला सकूं। एक बात बताइए कि आप अनिल झा बोले? पप्पू झा। पप्पू झा। पप्पू झा का पहले से शादीशुदा है कि? जी उनकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, लेकिन उन लोगों की आपस में बनती नहीं है, उनकी और उनकी वाइफ की। उनकी वाइफ उनको साल भर से छोड़ के जा चुकी है, अपने मायके में रह रही है, और ये मुझे हमेशा ब्लैकमेल कर रहा है। कभी किसी तरीके से जब उससे बात नहीं बनती है तो मुझे धमकियां देने लगता है कि मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, गोली मार दूंगा, जान ले लूँगा, अगर तुम किसी और से शादी करी तो तुमको भी गोली मार दूंगा, उसको भी गोली मार दूंगा। देखिए, कहते थे कि जंगल राज था, अभी क्या है, अगर किसी को गोली मार देना, अगर ये बात करते हो कि किसी को गोली मार देंगे तो प्रशासन के पास गए? मैं नहीं गई, मैं उनकी बातों को उतनी सीरियसली नहीं ले रही थी सर, लेकिन अभी इन दिनों जो हादसा हुआ है मेरे साथ, तो इसको लेके मुझे जाना पड़ा, और उन्होंने इसमें भी मुझे पहुंचने में काफ़ी लेट किया क्योंकि वो चारों बगल अपने आदमियों को बैठाए हुए थे। मुझे प्रशासन आश्वासन क्या दिया आपको, बताइए? मुझे तो ये बोले हैं कि कल से ढूंढना शुरू करेंगे उनको। अभी जो हम लोग कॉन्फ्रेंस बात कर रहे थे उसमें बताया गया कि आप जहाँ पर गए थे प्रशासन के पास, वो खुद पप्पू झा को बैठाकर बात करते जी, हैं। मैं डीएसपी सर के यहाँ पर गई थी, उन्होंने मुजरिम पप्पू झा को बुलवाया और उनके सामने वो एफआईआर होने के बाद? जी, तो उन्होंने बुलवाया और उनके सामने आपस में मतलब आप लोग क्या करना चाहते हैं, इस तरह की बातें, और फिर मुझे बोल रहे हैं कि आप 1 दिन का समय और ले लो, देख लो क्या करना है नहीं करना है। तो मुझे उन्होंने काफ़ी ये चीज़ का दबाव बनाया, तो मैं एक ही बात पे अड़ी रही कि नहीं, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आपको किस किस प्रकार का शोषण किया गया, बताइए? मुझे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, तीनों शोषण किया गया? जी। तो इसका मेडिकल हुआ होगा? जी सर, मेडिकल भी हुआ, तो प्रशासन ने वो भी ढंग से नहीं करवाया, उसमें भी वो कुछ टेस्ट बाकी है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मेरे पास पैसा नहीं है, काउंटर पर सब पैसा मांग रहे हैं, इसकी वजह से वो पेंडिंग रह गया। और फिर वो बोलने लगे कि आप बेनी पट्टी में करवाते हैं, जबकि पहला टेस्ट हुआ है मधुबनी में सदर अस्पताल में, और जो बाकी पेंडिंग बच गया है वो बोल रहे थे कि बेनी पट्टी में करवाएंगे। तो उसके लिए मैंने इनकार किया, और मैंने इसके लिए आवाज़ उठाई कि एक ही जगह का सब रिपोर्ट होगा। तो वो लोग मेरे साथ अभद्र व्यवहार करने लगे, मुझे डांटने फटकारने लगे और बोलने लगे ज़्यादा कानून सिखा रही हो, ज़्यादा तेज मत बोलो। और जब मुझे अस्पताल ले जाया गया मधुबनी, तो ये लोग ऑटो से लेकर गए मुझे। पप्पू झा का बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड सर, मैं यहाँ पर जब से आई हूँ तब से उनके बारे में काफ़ी बात सुनी हूँ, जिसके लिए मुझे पता भी नहीं था कि वो इस टाइप के इंसान हैं। किस टाइप के इंसान है, खोल कर बोलिए। मतलब काफ़ी लोगों ने ये बोला है वो फ्रॉड हैं और सबसे पैसा ठगते हैं और लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, और कहीं कितने जगह पकड़ाए हुए हैं। तो मुझे ये सब बातें सुनने में आई। मेडिकल रिपोर्ट में क्या निकले? अभी तक सर उसकी रिपोर्ट आई नहीं है, और वहाँ पे वो बोले हैं कि आईओ को देंगे, या इस विषय में मुझे अभी कुछ पता नहीं है सर। एफआईआर होने के बाद डीएसपी से आप उनको चेंबर में बैठाकर बात करते हैं और इनको डांटते हैं क्या?
नहीं, मुझे वो बोल रहे हैं कि आप एक दिन का टाइम लो, आपको ये केस करके क्या मिला, आप लोग आपस में सुलह कर लो। तो वो मुझे इस तरह का संवादना कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, और कि मैं अपना इरादा बदल दूं। तो मेरे बार बार उसी बात पर अडिग रहने से अब आगे की कार्रवाई मुझे नहीं मालूम क्यों। फिर मुझे वहाँ पर थाने पे भेजा गया, और वहाँ पे वो मेरे साथ बहुत, वो लोग आईओ और वहाँ के जो सर सब हैं, तो मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार, मुझे अच्छी बातें नहीं बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये अफसरगिरी राज चल रहा है अभी। जी, वो सारे कोई पप्पू झा के प्रभाव में चल रहे हैं। देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रीति जो महिला है ये बता रहे हैं कि अवसरवादी राज चल रहा है बिहार में। चाहे सरकार किसी को हो, हमें उससे मतलब नहीं है, व्यवस्था सुचारू ढंग से चलना चाहिए। सरकार किसी का हो, आरजेडी का हो, बीजेपी का हो, जदयू का हो, सरकार किसी का हो, हम लोगों को, आम इंसान को क्या ज़रूरी है? तो आम इंसान की ज़रूरी है कि आपका जो प्रशासन व्यवस्था है या जो भी अफसर व्यवस्था है उसको सुचारू ढंग से चलाइए। लेकिन यहाँ पर होता है क्या, दबंग लोगों के साथ प्रशासन साथ देते हैं, और जो कमज़ोर होता है, बेसहारा होता है, कहते हैं कि ये महिला बताए अभी कि हमें तीनों प्रकार से शोषण किया गया, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक, तीनों प्रकार से शोषण किया गया। कितने दिन हो गया अभी तक एफआईआर किए हुए? ये सर 3 दिन हो गए होंगे, एग्जैक्ट मुझे अभी डेट नहीं आ रही। परसों मैंने एफआईआर किया था। इसका अभी तक में रिजल्ट कुछ निकला है कि नहीं? अभी तक नहीं सर, क्योंकि ये लोग ना ये मेडिकल भी नहीं करवाएं। तो जज साहब के सामने उन्होंने बार बार बोला आईओ सर को कि आप मेडिकल लेकर आओ। ये लोग सुबह से टाइम बिता रहे हैं और चाह रहे हैं कि किसी तरह लेट हो उस काम प्रक्रिया में। अब आपका प्रशासन से क्या उम्मीद है? मुझे प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है सर, मुझे न्याय यहाँ पे नहीं मिल सकता है। न्याय नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकता है सर। किस रूप से आप लोग कहते हैं, जो सरकार चलाते हैं, किस रूप से कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब हमें आम इंसान को इस सरकार से या इस सरकार के अवसरवादी व्यवस्था से अगर हमें मदद नहीं मिल सकता है, हम आम इंसान अगर सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, अभी बोल रहे हैं ना कि हमें कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसी आप लोगों की व्यवस्था है? और सर मेरे जो मददगार हैं, जो मुझे इसमें मदद कर रहे हैं, उसके खिलाफ मुझे भड़काया जा रहा है कि ये आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, आपको छोड़ देंगे। मतलब बहुत मेरा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और काफ़ी जब से मैं कल से थाने पर हूँ, मुझे बार बार ये चीज़ बोला जा रहा है कि वो लोग आपका कुछ भी मदद नहीं करेंगे, आपको ऐसे ही घुमा रहे हैं, आप एक के साथ रही देख ली, जो 4 दिन से मिले हैं उस पर आप भरोसा कर रहे हो, तो ऐसे करके, और हम आपको उसके पास में जाने नहीं देंगे, और मुझे कस्टडी में रखे हैं, रात भर मुझे जाने नहीं दिए हैं कहीं। अगर पप्पू झा अब आपको रखना चाहें तो रहेंगे? बिल्कुल नहीं सर। नहीं रहेंगे? जी नहीं। ये चीज़ तो फिलहाल आपको पहले सोचना चाहिए कि क्या बैकग्राउंड है। जब किसी के पहला पत्नी है, पहला पत्नी को नहीं हो सके तो अब क्या होगा, ये चीज़ आपको सोचना चाहिए। और प्रत्येक लड़की से जो इस तरह से करता है, उससे भी मेरा है कहना कि आपको पहले ये चीज़ सोचना चाहिए कि अगर पहले पत्नी का नहीं हुआ तो आपका वो कैसे हो सकता है। दूसरी बात यह है, क्या लगता है कि जिस रूप से आप इनको मदद कर रहे हैं, प्रशासन से उम्मीद है आप लोगों को कि न्याय मिल सके? आप बहुत जगह न्यूज़ कवर किए होंगे, इस तरह का घटना कहीं देखे होंगे कि उसके ऊपर एफआईआर चल रहा है, मामला चल रहा है, और इधर डीएसपी साहब चैम्बर में सभी को बुला करके मेरे जैसे व्यक्ति को भी गाली दे रहे हैं, और जिस पे वो एफआईआर चल रहा है उसके साथ बैठ करके वार्तालाप कर रहे हैं, और एफआईआर होने के बाद और उसको बोल रहे हैं कि आप ढूंढेंगे। पूरी अवसरवादी व्यवस्था है। अवसरवादी क्या व्यवस्था, कहना चाहेंगे ऐसे व्यवस्था पर सर? ये व्यवस्था खास करके ये बेनीपट्टी अनुमंडल जो बिहार का सबसे हाईलाइटेड अनुमंडल है, और इसमें डीएसपी हम जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का निर्दलीय उम्मीदवार थे पिछले बार। और जब मैंने बोला सर, जिसने पूछा ऐसी गाली से जाते ही चैम्बर में से गाली, पुलिस निरीक्षक कहता है कुर्ता पैजामा पहन के नेता बनता है। तो इस व्यवस्था को ये सोचना चाहिए कि कहाँ तक ये प्रशासन ले जाना चाहता है और कहाँ तक ले जाएगा। और इन लोगों की तो ऐसी साजिश होती है कि ये लोग कई हत्या में सम्मिलित हो सकते हैं। ये लोग, ये रात में पुलिस प्रशासन इनको लेकर के, मैंने लेके गया वहाँ से, फिर घर पे लेके आया, फिर फ़ोन कर रहा है आप रिकवरी करो, वो रिकवरी करो, रिटर्न में बात करो। हम कहे जहाँ करना है बात करो,
तुम प्रशासन का जितना औकात है तो ओपन पब्लिक में बात करो, न्यायालय में बात करो, सक्षम व्यक्ति हैं हम। चलिए, हमारा यही कहना है कि लड़की तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा विनती है, आपको पहले भी हम बताएं कि आप लोग अगर मम्मी पापा जो आपको इतने दिनों से पालते हैं, पोसते हैं, बड़े करते हैं, उन पर विश्वास नहीं करके 2 महीना का प्यार, क्या बाबा, 2 महीना का प्यार, 5 महीना का प्यार, इसमें आप लग जाते हैं और इस पर विश्वास करने लगते हैं। लेकिन जो आपको पाल पोस कर बड़ा करते हैं उन पर आप विश्वास नहीं कर पाते हैं। बाबा, इस बारे में आपको क्या, अभी जो देख रहे हैं ये घटना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे बाबा? हम सब आपको कुछ नहीं बता सकते। कुछ हो तो बोलिए। यही कारण है, नहीं बोलने का यही कारण है। अवसरवादी व्यवस्था, जो अभी बोले कि अवसरवादी व्यवस्था है, इसका यही मुख्य कारण है कि लोगों को नहीं बोलना। दूसरी चीज को देखने में लोगों को मजा लगता है, जब अपने पर पड़ता है हो सकता है बाबा ना, लेकिन हम पर पड़े और कोई नहीं बोलने वाले तैयार हो तो क्या होने वाला है? सरकार किसी का हो, काम अच्छे ढंग से चलना चाहिए, प्रशासन व्यवस्था अच्छी होना चाहिए। चलिए दोस्त, आप लोग इस वीडियो के बारे में, इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।